Hello and welcome, my dear students. Welcome to another lecture of CA Foundation Business Laws with me, CA Preeti Agarwal. आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी वन मोर असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो यूनिट 1A था, आपको ऐसा कोई 1A और 1B स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा। वो मैंने ऐसे पार्ट में डिवाइड किया है बिकॉज 1A में वी डिस्कस असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और 1B में हम डिस्कस करते हैं ईच एलिमेंट नाउ इन डिटेल। तो 1A में सारे असेंशियल एलिमेंट्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिए थे। 11 असेंशियल एलिमेंट्स हैं टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और फिर वी स्टार्टेड डिस्कसिंग ईच एलिमेंट इन डिटेल। तो मेरे प्रीवियस सेशन में मैंने कवर किया था ऑफर क्या होता है, what are the rules of offer, what are the different kinds of offer। फिर हमने ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर इसको बहुत ही डिटेल में स्टडी किया था, याद है? मुझे एक्चुअली लगा नहीं था कि पिछला सेशन इतना लेंदी हो जाएगा, बट मैंने एक भी प्रोविजन नहीं छोड़ा। जितने भी प्रोविजंस थे ऑफर इनविटेशन वो सारे आपको बता दिए एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड द केस लॉ। आज हम आगे बढ़ेंगे with acceptance and then we will discuss communication of offer and acceptance और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे lapse of offer। ठीक है, तो पार्ट्स में करेंगे, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन उसके पहले रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। यस, आपको लॉ तभी याद रहेगा जब आप कॉन्स्टेंटली उसको रिवाइज करते रहोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Let us discuss offer and how is it different from invitation to offer। मैंने आपको पॉइंट्स बताई थी कि ऑफर जो होता है ना, दैट इज वेरी डेफिनेट, क्लियर होता है। मुझे ये पेन बेचना है, तुम खरीदोगे क्या? सो इट इज वेरी डेफिनेट। इट इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आप इसको तुरंत एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो, तुरंत। सो इट इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग माई इंटेंशन कि मुझे ये बेचना है, आप अगर मान जाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सो इट इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इट कम्स, सो इट इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस कि भाई मुझे ये बेचना है, तुम खरीदते हो क्या? लेकिन इन्विटेशन ना थोड़ा अलग है। इट्स जस्ट अ सर्कुलेशन ऑफ ऑफर, इट एक्चुअली कम्स बिफोर अ डेफिनेट ऑफर। यहाँ पर हम ऑफर दे ही नहीं रहे, हम सामने वाली पार्टी से ऑफर इनवाइट कर रहे हैं। सो पर्सन इज नॉट मेकिंग एन ऑफर, he is inviting the other party to make an offer। In fact, it induces offer and comes before a definite offer। हम सामने वाली पार्टी से ऑफर इनवाइट कर रहे हैं। दैट इज नथिंग बट इन्विटेशन टू ऑफर। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ऑफर है या फिर इनविटेशन है? एक मिनट, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ऑफर है या इनविटेशन है? देखो, इज द पार्टी बाउंड इमीडिएटली? क्या वो इमीडिएटली बाउंड है? तो यस, देन इट इज एन ऑफर। बट अगर हम सामने वाली पार्टी को बोल रहे हैं कि भाई तू कुछ कर फिर मैं देखता हूं, यू विल बी बाउंड ओनली लेटर ऑन, देन दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। हमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा केस लॉ पढ़ा था, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूथ्स कैश केमिस्ट सदर्न लिमिटेड। यस, वी हैव डिस्कस्ड दिस केस लॉ एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमने इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी करे थे। यस, एक मिनट, ये चैट बॉक्स ऑन कर देती हूँ, आप अपने डाउट्स इधर लिख सकते हो। हम्म, तो बूथ्स कैश केमिस्ट ने एक सेल्फ सर्विस सिस्टम स्टार्ट किया था जहां पर कस्टमर आता था, रैक से अपनी पसंद की चीजें उठा के
बास्केट में रख देता था मेडिसिन एंड अदर जनरल आइटम्स, कैशियर के पास जाकर पेमेंट कर देता था। तो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने कहा कि अरे, डिस्प्ले पे जो पड़ा है दैट इज ऑफर, शॉपर जब इसको बास्केट में डाल देता है दैट इज एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया विदाउट द सुपरविजन ऑफ अ फार्मासिस्ट, किसी ने सुपरवाइज ही नहीं किया। दिस इज इन वायलेशन ऑफ द एक्ट। तो हमने क्या डिसाइड किया कि नहीं नहीं, कोई वायलेशन नहीं है। जो डिस्प्ले पे पड़ा है दैट इज इन फैक्ट नॉट एन ऑफर ओनली, दिस इज इन्विटेशन टू ऑफर। कस्टमर एक्चुअली ऑफर देता है जो कैशियर एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्टेंस के टाइम पर फार्मासिस्ट जो कैशियर है उसके सुपरविजन में ही कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना। सो देयर इज नो वायलेशन ऑफ द एक्ट। तो यहां पर बोलते कि आपने तो लॉ वायलेट किया है, लेकिन हमने क्या डिसाइड किया कि नहीं नहीं, ये जो डिस्प्ले है वो तो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है। एक्चुअली ऑफर तो कस्टमर देता है which is accepted by the cashier, तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है इन हिज सुपरविजन। हमने एक और केस लॉ डिस्कस किया था, हार्वी वर्सेस फेसी। हार्वी ने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, फेसी ने उनका जवाब दे दिया। फिर हार्वी बोलते हाँ हाँ, जो प्राइस तूने बोला ना वो प्राइस पे मैं खरीदूंगा, लेकिन वो तो ऑफर था ही नहीं ना। जब उसने ये प्राइस का मेंशन किया, दिस स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट प्राइस इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। फिर जब फेसी लिख देता है ना कि हाँ हाँ मैं खरीद लूंगा, दिस इज ऑफर। तो हार्वी ने लिखा हाँ हाँ मैं खरीद लूंगा, वो इनफैक्ट सिर्फ ऑफर है। फेसी ने मना कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। सो मिस्टर हार्वी जो हैं, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो एक रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन थी। जब फेसी ने लोएस्ट कैश प्राइस की इंफॉर्मेशन थी दैट वाज ओनली एन इनविटेशन टू ऑफर, कि ये प्राइस में दूंगा। ये बोलता है हाँ हाँ मैं खरीद लूंगा, वो ऑफर है, दैट्स जस्ट एन ऑफर। कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, वो तो सिर्फ इनविटेशन था। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था। लैप्स ऑफ ऑफर आई विल टीच यू आफ्टर वी डिस्कस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, क्योंकि वो आपको बाद में बेटर समझेगा। एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, ये सब करो। मैम फिर आपने आगे क्यों दिया? क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में ऐसा दिया हुआ है ना। उन्होंने लैप्स ऑफ ऑफर के साथ ही कवर किया है, लेकिन मेरे हिसाब से लैप्स ऑफ ऑफर हमेशा लास्ट में कवर होना चाहिए, तो ये हम लास्ट में करेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं एक्सेप्टेंस। यस, लेट अस नाउ डिस्कस एक्सेप्टेंस। अच्छा देखो, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले ऑफर चाहिए। ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, therefore it is defined under section 2 clause A। तो ऑफर तो हमने दे दिया, उसके बाद क्या आना चाहिए? आप एक्सेप्ट करोगे तब जगह कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। एक्सेप्ट अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिस बोलो या एक्सेप्टेंस बोलो, दोनों को टू बी में डिफाइन किया है। ऑफर एक्सेप्ट होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। तो लेट अस नाउ, अभी ऑफर तो पूरी तरह हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, दैट व्हाट इज एन ऑफर, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफर, व्हाट आर द रूल्स ऑफ ऑफर, ये हमने पढ़ लिया। नाउ लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। एक एक एलिमेंट हम अब डिटेल में पढ़ रहे हैं। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस? एक्चुअली डेफिनेशन के पहले ना एक जनरल मीनिंग दिया है यहाँ पर। देखो, एक्सेप्ट करना मतलब
अपना कंसेंट देना। असेंट या कंसेंट दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है। तो एक्सेप्टेंस मीन्स गिविंग कंसेंट टू द ऑफर। आपने एग्री कर लिया है, जो ऑफर के टर्म्स कंडीशंस थे वो सारे आपने मान लिए हैं। कंसेंट बोलो या असेंट बोलो, बात एक ही है। मतलब अपना कंसेंट देना, आपने अपनी मर्जी दे दी है कि हाँ ठीक है मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूं। सो इट मीन्स गिविंग अवर कंसेंट। अब टू बी कैसे डिफाइन करता है एक्सेप्टेंस को, फिर से रिवाइज करते हैं। टू ए डिफाइंस ऑफर, टू बी डिफाइंस प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस। तो टू बी क्या बोलता है? When a person to whom the proposal is made, एक फ्रंट स्लैश डालो। प्रपोजल का मतलब होता है ऑफर। ऑफर इज ऑल्सो नोन एज प्रपोजल। When a person to whom the proposal is made, किसकी बात कर रहे हैं? पर्सन टू whom the proposal is made, किसकी बात कर रहे हैं? ऑफरर या ऑफरी की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं जरा बताओ। किसकी बात हो रही है? यस, वेरी गुड। तो यहां पर मेरे साथ लिखो, पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, मतलब ऑफरी की बात हो रही है। ये कौन पर्सन है? ऑफरी। तो हमने जिसे ऑफर दिया था, ही सिग्निफाइज हिज असेंट और कंसेंट देयर टू। सिग्निफाइज मतलब कम्युनिकेट्स, या फिर मेक्स इट नोन टू द अदर पर्सन। तो आप अपना एक्सेप्टेंस सामने वाली पार्टी को कैसे बताओगे? आपको याद है हमने ऑफर में भी ऐसे ही किया था कि ऑफर भी कम्युनिकेट होना चाहिए। तो कैसे कम्युनिकेट करोगे अपना एक्सेप्टेंस? बताओ, कम्युनिकेशन कैसे होगा? टेल मी। कम्युनिकेशन कैसे करें? यस, सिग्निफाई या कम्युनिकेशन आप वर्ड्स से कर सकते हो, या फिर आप कंडक्ट से भी कर सकते हो, मतलब एक्शन से कर सकते हो। यस, वर्ड्स या फिर कंडक्ट। तो मैं अपना एक्सेप्टेंस जब सामने वाली पार्टी को बता देती हूँ, ओके, सो व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज, मतलब जब ऑफरी कम्युनिकेट करता है इज असेंट, मतलब कंसेंट, अपनी मर्जी बताता है कि हाँ मैं तेरा ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं, देन द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है, चलो इसको लर्न करते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज बी 5 बार बोलेंगे, ठीक है? 2 बार देख के बोलेंगे और 3 बार बिना देखे बोलेंगे। इसको लर्न करते हैं, चलो 5 बार बोलेंगे। एज पर सेक्शन 2B of the Indian, मेरे साथ बोलो, as per section 2 clause B of the Indian Contract Act 1872, when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। हमने जिसे ऑफर दिया था, जब वो कम्युनिकेट कर लेता है अपना कंसेंट, मतलब मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया। चलो सेकेंड टाइम बोलेंगे। As per Section 2, Clause B of the Indian Contract Act 1872, when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। अब 3 बार बिना बोले देखेंगे, बिना देखे बोलेंगे, ठीक है? चलो बोलो। As per Section 2, Clause B
of the Indian Contract Act 1872, the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. Fourth time, as per Section 2, Clause B of the Indian Contract Act 1872, the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. फिफ्थ टाइम अब आप खुद से बोलोगे मेरी हेल्प के बिना, बोलो. ठीक है, 5 बार बोल लिया, लर्न हो गया. आगे बढ़ते हैं. It is only upon acceptance of the offer that a contract comes into existence. हाँ, आप बोल सकते हो कि मैम एनफोर्सिबिलिटी भी तो चाहिए ना यहाँ पर. बिल्कुल चाहिए, लेकिन शुरुआत तो इसी से होती है ना, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से. तो एक बार एक्सेप्टेंस मिला, ओनली देन अ कॉन्ट्रैक्ट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. एक्सेप्टेंस या तो वर्ड्स में होगी या फिर इट विल बी इम्प्लाइड बाय द एक्शन ऑफ द पार्टीज. आप एक्शन वर्ड यूज करो, कंडक्ट वर्ड यूज करो, बात एक ही है. फैक्ट्स या सर्कमस्टांसेस भी बनता है. अब एक्सेप्टेंस में भी इन वर्ड्स, मतलब आपने मुझे ऑफर दिया, लेट्स से टेलीफोन पे दिया, मैंने सुना, मैंने भी हाँ बोल दी, तो वर्ड्स आर यूज्ड. या फिर आपने मुझे लेटर लिखा, मैंने लेटर से रिप्लाई किया, या आपने मुझे व्हाट्सएप भेजा, मैंने व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया, आपने ईमेल भेजा, मैंने ईमेल से रिप्लाई किया. तो वर्ड्स यूज किए, उसमें क्या डिस्कस करना है वो तो पता है. कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस? ओके, एक्सेप्टेंस विच इज इम्प्लाइड बाय एक्शन. और ना एक केस लॉ भी है, हमने पहले वो केस लॉ पढ़ा था. मुझे वो केस लॉ का नाम चाहिए जिसमें आपको इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दिखी थी. सोचो, मुझे पहले तो एग्जांपल्स दो और साथ में फिर एक केस लॉ भी बताओ जिसमें आपको इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मिली थी. यस, करेक्ट, करेक्ट, यस, करेक्ट. बस रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट. ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का एग्जाम्पल है. यस, कूली. कूली की सर्विसेज हमने एक्सेप्ट कर ली, हमने उसको रोका नहीं ना, हम सीधा से पीछे पीछे चलने लगे. दैट इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. स्ट्राइकिंग ऑफ हैमर, ठीक है, हैमर स्ट्राइक करना, ये भी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है ऑक्शन सेल में. अच्छा, कोई केस लॉ आपको याद आ रहा है जिसमें इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मिली थी आपको? कोई केस लॉ हमने पढ़ा था, केस लॉ. तो क्या, अगर याद नहीं आ रहा तो मैं बता दूं आपको. कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. कोई बात नहीं. अच्छा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक में क्या हुआ था? मिसेस कार्लिल, शी यूज्ड द प्रोडक्ट एज पर द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस. उसके एक्शन से उसका एक्सेप्टेंस पता चला था. So she used the product as per the printed instructions. That is implied acceptance, जो उसके एक्शन से पता चला. चलो, अब आ जाते हैं essentials of valid acceptance की तरफ. वैसे देखा जाए ना तो ये एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है. essentials of valid acceptance, लेकिन बहुत रेयरली आता है. अभी तक तो मतलब बहुत बार आया नहीं है. सो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस? ऐसा थ्योरी आ सकता है, तो फिर आपको सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है,
इंस्टीट्यूट भी ना आगे के 1-2 पॉइंट में एग्जाम्पल लिखता है, फिर बाद में नहीं लिखता। थियोरी इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस पे कोई भी एक प्रोविजन पे केस बेस्ड भी आ सकता है, थियोरी आ सकता है या फिर केस बेस्ड। अब ये जो फर्स्ट प्रोविजन है ना, इसको प्लीज हाईलाइट करो एज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे केस बेस्ड आता है। ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन इस पे आता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, सेक्शन 7। सेक्शन नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना 1B, तो मैं आपको स्टोरी भी दूंगी ऑन हाउ टू मेमोराइज। पहले मैं स्टोरी इसीलिए नहीं देती क्योंकि हमको वर्ड्स ही नहीं पता। एक बार हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो स्टोरी फिर लर्न करने में इजी हो जाएगा। आपका जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, जैसा ऑफर दिया है वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट करो, कोई चेंज मत करो। आपका जो एक्सेप्टेंस है दैट मस्ट बी अ मिरर इमेज ऑफ ऑफर। जैसा ऑफर दिया है वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट करो, विदाउट एनी चेंज, मॉडिफिकेशन, वेरिएशन, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन। अगर मैंने कुछ चेंजेस कर दिए तो आपने जो ऑफर दिया था, अगर मैंने उसमें कुछ ऐड कर दिया, रिमूव कर दिया, चेंज कर दिया, तो फिर क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा? अगर नहीं है तो फिर वो क्या है? कुछ पढ़ा था शायद। अगर ये एक्सेप्टेंस नहीं है तो फिर ये क्या है? एग्जैक्टली सही जवाब। दिस इज नथिंग बट अ काउंटर ऑफर। स्टूडेंट्स, अगर आपका चैट बॉक्स नहीं चल रहा है, व्हाट्सएप पे मेरा आंसर करो, बट आंसर करो, ट्राई करो। यस, वेरी गुड। ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस मतलब कम्स टू एन एंड। ओरिजिनल ऑफर इज रिजेक्टेड, अ न्यू ऑफर इज मेड ऑल टुगेदर। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, डज काउंटर ऑफर अमाउंट टू एक्सेप्टेंस और इज इट अ न्यू ऑफर ऑल टुगेदर? आपका क्या व्यू है इस पर? Yes, counter offer does not amount to acceptance. In fact, it's a new offer altogether. Very good. अब यहां पर प्लीज लिख दो लर्न। ये आप अपने ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते। इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि आप ये वर्ड्स जैसे मैंने दिए हैं वैसे ही लिखो। तो प्लीज यहां पर लिख दो लर्न। ओके, अब लॉ क्या बोलता है? ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड एज इट इज। ठीक है, ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड एज इट इज। इसको येलो से हाईलाइट करो। विदाउट एनी रिजर्वेशन, वेरिएशन या कंडीशन। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। ठीक है, अब एक्स ने वाई को ऑफर दिया कि क्या तू मेरा फ्लैट खरीदेगा 5 लाख में। तो बोलते नहीं, 5 लाख तो बहुत ज्यादा है, 4,50,000 में मैं डील डन करूंगा। तो ये आपने चेंज कर दिया, मतलब यहां पर आप वेरिएशन लेकर आ गए। एक्स ने वाई से कहा, क्या तू मेरा डॉग खरीदेगा? बोलता है मैं तेरा डॉग तो खरीदूंगा, यस प्रोवाइडेड यू बाय माई कैट। ठीक है, मैं खरीदूंगा, तू मेरा कैट खरीद। ये उसने कंडीशन डाल दिए। एक्स ने वाई से कहा कि क्या तू
ये 2 आइटम्स खरीदेगा मेरे से? वाई बोलता है एक खरीदूँगा, दूसरा नहीं खरीदूँगा। तो उसने कुछ रिज़र्वेशन दिखाई। ये खरीदूँगा, वो नहीं खरीदूँगा। अरे दोनों आइटम का ऑफर दिया था ना मैंने। आप बोलते हो नहीं ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो ये जो सब हो रहा है, ये काउंटर ऑफर ही तो है। तो आप जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो ना, वो एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करो, विदाउट एनी रिजर्वेशन, वेरिएशन और कंडीशन। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अ मिरर इमेज ऑफ ऑफर। ये कीवर्ड्स है और वैसे सारे पॉइंट्स आपको एज इट इज ही लिखने हैं, लर्न करके लिखना है, अपने ओन वर्ड्स में नहीं लिखना है। मिरर इमेज क्या होता है? जैसा ऑफर दिया वैसे ही एक्सेप्ट करो, क्योंकि मिरर में तो वही दिखता है। मिरर थोड़ी ना एक लड़की खड़ी है तो फिर एक लड़के की फोटो दिखा देगा यहाँ पर। लड़की जैसे खड़ी है, जो कपड़े पहने जैसी दिखती है, वैसे ही दिखाएगा ना। तो ऑफर भी वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट करो, कोई चेंज नहीं करना है आपने। इवन द स्लाइटेस्ट डिविएशन, डिविएशन मतलब चेंज, हटना, डिविएट करना मतलब हटना। इवन द स्लाइटेस्ट डिविएशन मेक्स द एक्सेप्टेंस इनवैलिड। थोड़ा सा भी चेंज कर लिया, मतलब इतना सा भी चेंज कर दिया, तो भी वो चेंज तो है ना, वो काउंटर ऑफर ही माना जाएगा। सच कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, क्वालिफिकेशन मतलब क्या? कुछ नहीं, बट यही वेरिएशन लाना, कंडीशन डालना, रिजर्वेशन करना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस, बट इट इज मियरली अ काउंटर ऑफर। ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये तो काउंटर ऑफर है। आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स और मेरे हिसाब से ऐड कर देनी चाहिए, जो हमने पहले पढ़ी थी। काउंटर ऑफर amounts to rejection of the original offer. Counter offer does not amount to acceptance. In fact, it is a new offer altogether. ये मेरे हिसाब से आपको लिखना चाहिए आपके आंसर में। मतलब ये मैंने पॉइंट्स तो दिए हैं 4, ये भी आप ऐड कर सकते हो जो हमने पहले पढ़ा था। ये लिख लो। ठीक है, यहां पर एल जो है अपना स्कूटर ऑफर करता है टू एम फॉर 40,000। तो ऑफर कितने का था? 40,000 का। क्या तू मेरा स्कूटर खरीदेगा फॉर 40,000? एम बोलता है ठीक है, ये ले 30,000 कैश, बाकी का जो 10,000 है ना, वो मैं 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा। तुमने खुद से ही चेंज कर दिया। क्या एल ने ये ऑफर दिया था कि तू 10,000 अपनी मर्जी से 10 इंस्टॉलमेंट्स में दे देना? ऐसा कुछ ऑफर था? नहीं ना। दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस नहीं है।
दिस इज अ न्यू ऑफर, इट इज नथिंग बट काउंटर ऑफर। आप ये नहीं बोल सकते बट मैम क्या फर्क पड़ता है, वो तो पूरा 40,000 देने को तैयार है ना, उसने 40,000 को थोड़ी ना बोला कि मुझे डिस्काउंट करके 35,000 में दे। उसने 40 का, एल ने 40 का ऑफर दिया, तो एम भी तो 40,000 में ही खरीद रहा है ना। ऐसा नहीं होता, आप उसको 40,000 में ही खरीद रहे हो, लेकिन क्या एल ने ये ऑफर दिया था कि तू 30,000 अभी दे देना, बाकी के 10,000 तू बाद में देना? ये तो ऑफर नहीं था। एम खुद से चेंजेस करके एक्सेप्टेंस नहीं बोल सकता कि हाँ ये एक्सेप्टेंस है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस, दिस इज एक्चुअली अ न्यू ऑफर ऑल टुगेदर। एल मना कर सकते नहीं भाई, मेरे को तो 40,000 अभी कैश ही चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए तो मैं मेरा स्कूटर बेच रहा हूं। तो एल ये काउंटर ऑफर रिजेक्ट कर सकता है, या फिर एल इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है कि चल ठीक है, तू 10,000 बाकी के इंस्टॉलमेंट्स में दे देना। तो अब वो एल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको ये काउंटर ऑफर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये जो मैंने आपको केस क्वेश्चन जो एग्जांपल दिया है ना, इट इज बेस्ड ऑन दिस केस लॉ, नील वर्सेस मेरिट। नाम वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके स्टडी मटेरियल में था तो मैंने वहां पे मेंशन किया है। ए क्या पूछता है बी को, डू यू वांट टू बाय माय कार फॉर 2 लाख? बी बोलता है कि नहीं नहीं 2 लाख तो बहुत ज्यादा है, 1,50,000 में देते हो तो बोलो। अगेन दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस, इन फैक्ट इट इज अ काउंटर ऑफर। अब वो ए पे डिपेंड करता है कि उसको ये काउंटर ऑफर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर वो बोलते चल ठीक है यार 1.5 लाख में खरीद ले, तो काउंटर ऑफर एक्सेप्ट होके कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर ए बोलता है कि नहीं मैं तो 2 लाख में ही दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, तो काउंटर ऑफर रिजेक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एक आपको याद है हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि ये इसको कार का ऑफर देता है 2 lakhs का, ये बोलते हैं नहीं नहीं बहुत ज्यादा है, 1.5 लाख में देता है तो बोल। ए बोलते हैं नहीं बेचूंगा 1.5 लाख में, तो फिर बी बोलते हैं चल ठीक है यार अब मैं 2 लाख में खरीद लेता हूं। हमने ये डिस्कस किया था कि नहीं, आगे जाके जब वो 2 लाख में खरीदने का ऑफर करता है तो ये भी काउंटर ऑफर है। अब वो ए पे डिपेंड करता है कि उसको ये काउंटर ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ये भी केस लॉ पे बेस्ड है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाहूलाल। तो ये आप हाईलाइट कर लो, B's act of offering to buy the car for 2 lakh is a counter offer. It is up to A whether to accept it or not. तो ये जो 1,50,000 का ऑफर है दैट इज अ काउंटर ऑफर। और अगर बाद में वो बोलता है चल ठीक है यार अभी 2 लाख में दे दे चल, वो भी एक काउंटर ऑफर है। यहाँ पे लिखा है देखो, बी ऑफर टू बाय इट फॉर 1,50,000, ए बोलते नहीं दूंगा, फिर बी बोलते चल ठीक है यार 2 लाख में जो ओरिजिनल प्राइस था वही दे दे। बी का जो ऑफर है ना टू बाय एट 2 लाख, जो ओरिजिनल ऑफर था वो भी काउंटर ऑफर है। अब वो ए पे डिपेंड करता है कि उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन। ये सब आएगा, हाँ ये 4 पॉइंट्स प्लस ये 2 पॉइंट्स आपको प्रोविजंस में लिखने हैं, 4 पॉइंट्स एंड दीज 2 यू हैव टू राइट इन द प्रोविजन। मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, acceptance must be given only by the person to whom the offer is made। ये एक्चुअली स्पेसिफिक ऑफर की बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड। स्पेसिफिक है ना, तो हाईलाइट करो मेरे साथ, स्पेसिफिक ऑफर, हाईलाइट करो स्पेसिफिक ऑफर। तो स्पेसिफिक ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है?
इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू होम इट इज मेड। तो जिसको मैंने ऑफर दिया है बस वही एक्सेप्ट कर सकता है। अच्छा, ये तो जनरल ऑफर, मतलब ये मैंने ऐसे ही दिया हुआ है आपको, ठीक है, इसका ये पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है कि जनरल ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा। जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ द ऑफर। अरे आपको ऑफर के बारे में पता चलेगा तभी तो आप एक्सेप्ट करोगे ना। अब ये देखो, यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बोल्टन वर्सेस जोन्स। ये केस का नाम आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न करके जाना है, बोल्टन वर्सेस जोन्स। तो यहां पर लिख दो लर्न। ये केस लॉ आपको लर्न करना है, ठीक है, बोल्टन वर्सेस जोन्स, बहुत अच्छा केस है। और इसके ऊपर आपको केस सिनेरियो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो ये आ सकता है एग्जाम में। अब देखो ध्यान से सुनना, एक्स ने अपना बिजनेस वाई को बेच दिया। जेड एक बहुत ही पुराना कस्टमर था, उसको नहीं पता था कि एक्स ने अपना बिजनेस वाई को बेच दिया है। जेड placed an order for certain goods to X by name, मतलब उसने X को ऑर्डर दिया और नाम से दिया कि X तू सप्लाई करना, मुझे ये गुड्स चाहिए, तू सप्लाई करना। तो X के नाम पे ऑर्डर गया है, लेकिन एक्चुअली में गुड्स Y सप्लाई करता है। Z वो गुड्स लेने से मना कर देता है। क्या उसका रिफ्यूजल वैलिड है, ये मेरा क्वेश्चन है, बताओ चलो। इज जेड्स रिफ्यूजल वैलिड? एक्स ने अपना बिजनेस वाई को बेचा, जेड एन ओल्ड कस्टमर, उसको नहीं पता था। ही प्लेस्ड एन ऑर्डर विद एक्स बाय नेम, लेकिन गुड्स वाई ने सप्लाई किए, जेड ने लेने से मना कर दिया। क्या ये वैलिड है? मना कर सकता है क्या? क्या ये रिफ्यूजल वैलिड है? एग्जैक्टली यस, ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि द कॉन्ट्रैक्ट द ऑर्डर वाज फॉर सर्टेन गुड्स टू एक्स बाय नेम। मतलब ये कौन सा टाइप का ऑफर हुआ? मैंने एक्स को उसके नाम पे ऑफर दिया, तो ये कौन सा टाइप का ऑफर है? यस, आपने लिखा है ऑफर वाज मेड टू एक्स नॉट वाई, करेक्ट है वो, बट मुझे आप बता सकते हो कि ये कौन सा टाइप का ऑफर है? वेरी गुड, दिस इज अ specific offer, and that specific offer can be accepted by that specific person only. Why उसको एक्सेप्ट करके गुड सप्लाई नहीं कर सकता? ऑफर एक्स को दिया गया था, एक्स ही उसे एक्सेप्ट करेगा, वाई नहीं कर सकता। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वाई एंड जेड, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जेड नेवर मेड एन ऑफर टू वाई, he made an offer to X by name. Hence, he was not liable to accept and pay for the goods. He यहां पर मतलब Z, ठीक है, तो कैन वी राइट he made, Z made a specific offer to X. Only X can
accepted. Why? Cannot accept. लिखो ये. लिखा. Next, we have that acceptance must be communicated. Acceptance must be communicated. ये कम्युनिकेशन का तो कॉमन है, मतलब ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए. अरे सामने वाली पार्टी को पता चलेगा तभी तो मेरा एक्सेप्टेंस वैलिड होगा ना, तभी कंप्लीट होगा. Acceptance is complete only when it is communicated to the offerer. कम्युनिकेशन कैसे होगा? वर्ड से हो सकता है, एक्शन से भी हो सकता है. ये हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया ना. एक्शन से कम्युनिकेशन कैसे होगा? आप ही ने मुझे बताए थे एग्जांपल्स. बस इज रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट, तो हम वी बोर्ड इट, दैट इज एक्सेप्टेंस. ऑक्शन सेल में स्ट्राइकिंग ऑफ हैमर इज एक्सेप्टेंस. कूली को हमने अलाउ किया कि भाई मेरा सामान उठा ले, दैट इज एक्सेप्टेंस. कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक में भी एक्शन से ही पता चला. तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए टू द ऑफरर. ये कम्युनिकेशन वर्ड्स या फिर एक्शन से होगा. कौन करेगा? इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड. अच्छा, पहले तो ये कि किसको कम्युनिकेट करेंगे, तो ऑफरर को करेंगे. कम्युनिकेशन होगा टू द ऑफरर. कौन करेगा? देखो, या तो ऑफरी खुद करे या फिर बाय अ पर्सन हु हैज द अथॉरिटी ऑफ द ऑफरी. ऑफरी बोलता है कि भाई मैं तो आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूं, मुझे ऑफर एक्सेप्ट करना है, तू सिर्फ जाके बता करा. अब प्लीज नोट स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है और ये, इसमें फर्क है. ये जो प्रोविजन है वो बोलता है कि स्पेसिफिक ऑफर वो स्पेसिफिक पर्सन एक्सेप्ट करेगा. जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसको नॉलेज है. मतलब ये कौन एक्सेप्टेंस कौन कर सकता है. लेकिन ये जो प्रोविजन है वो बताएगा कम्युनिकेशन कौन करेगा. देखो, जो ऑफरी है स्पेसिफिक ऑफर में वही एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सामने वाली पार्टी जैसे ऑफरर को जाकर बताए. उसके पास अगर टाइम नहीं है तो वो किसी और को ऑथराइज करेगा कि भाई एक्सेप्ट तो मैंने ही किया है, तू जाके जरा बता करा. तो दोनों पॉइंट्स में फर्क है. फर्स्ट जो प्रीवियस प्रोविजन है वो बताता है कि कौन एक्सेप्ट कर सकता है, और ये है कि अब आपको सिर्फ जाके कम्युनिकेशन करनी है, तो किससे करवा सकते हो? या तो खुद चले जाओ या किसी ऑथराइज पर्सन को भेज दो. आप एक लेटर लिख दो और उसको बोलो जा जाके देकर आ. ठीक है. Acceptance must be communicated to the offerer either by the offeree himself or any authorized person. अब ये देखो, अमेजिंग केस लॉ है कि कम्युनिकेशन तो होना चाहिए भाई. बिना कम्युनिकेशन के एक्सेप्टेंस होगा ही नहीं. ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी. ठीक है, चलो, ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी. अब ये देखो, मिस्टर ब्रॉगडन ने रेलवे कंपनी को एक अग्रीमेंट दी थी, मतलब एक प्रपोजल दिया था. ही सेंट अ ड्राफ्ट एग्रीमेंट ऑफरिंग टू सप्लाई कोल टू मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी. बहुत अच्छे प्राइस पे दे रहा था वो.
तो इसने एक प्रपोजल भेजा कंपनी के मैनेजर को कि देखो ये प्राइस में मैं आपको कोल सप्लाई करूंगा। उस मैनेजर ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट करके लेटर पे लिख दिया अप्रूव्ड, अपने टेबल ड्रॉवर में रखा और वो लेटर पोस्ट करना भूल गया। ठीक है, मैनेजर को वो ऑफर बहुत पसंद आया, उसने लेटर पे अप्रूव्ड वर्ड लिखा, पोस्ट करना रह गया। फिर कुछ दिनों बाद वो मिस्टर ब्रॉगडन को कॉल करता है, अरे तूने कोल सप्लाई नहीं किया। ब्रॉगडन बोलते सर आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कहाँ किया। अरे यार लेटर लिखा तो था, वो मेरे ड्रॉवर में ही रह गया, पर तू भेज देता ना कोल, इतना अच्छा प्राइस था, मैं थोड़ी ना मना करता। अरे तुझे भेज देना चाहिए था। आप बताओ क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस हो है क्या ब्रॉगडन को भेजना चाहिए था कोल खुद से? इज दिस एक्सेप्टेंस? लिखा तो था ना, पोस्ट ही करना रह गया बट लिखा तो था ना। क्या ये वैलिड है? नहीं है, कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं यहां पर। आपने लिख दिया, कम्युनिकेट कहां किया? सिर्फ मन में रखा हाँ एक्सेप्ट करना है, दैट्स नॉट एक्सेप्टेंस। नो कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड because acceptance was not communicated. Okay. Okay, so no contract was made. एक और भी इंटरेस्टिंग केस लॉ है, पॉवेल वर्सेस ली। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनो, मिस्टर पॉवेल ने एक स्कूल के हेडमास्टर के लिए एप्लीकेशन दी थी। सो ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ अ हेडमास्टर इन द स्कूल। जो कमिटी थी जो डिसाइड करने वाली थी कि इसको अपॉइंट करें या ना करें, उस कमिटी ने इंटरनली, ठीक है, आपस में ही डिसाइड कर लिया कि एप्लीकेंट तो बहुत अच्छा है, अप्लाई मतलब हम इसको अपॉइंट कर सकते हैं। आपस में ही डिसाइड किया। अब इनमें से एक पर्सन था मिस्टर ली, वो कमेटी का मेंबर था। मिस्टर ली ने, कि ये मिस्टर ली है, मिस्टर ली ने बिना कोई अथॉरिटी के, ठीक है, विदाउट एनी अथॉरिटी, ही इन्फॉर्म्ड मिस्टर पॉवेल, अरे कमेटी बोल रही थी तेरा तो अपॉइंटमेंट हो गया, अरे वाह मिठाई कब खाने आओ, हाँ कभी लेके आ रहा है पेड़ा, तेरी तो अपॉइंटमेंट हो जाएगी, इन्होंने डिसाइड कर ही लिया है, तो तू समझ ले तेरी अपॉइंटमेंट हो गई। मिस्टर पॉवेल बहुत खुश हो गए, बोला अरे वाह मेरी तो अपॉइंटमेंट पक्की है। उन्होंने कहीं और अप्लाई ही नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि भाई अभी मिस्टर ली जो कमेटी का मेंबर है वो खुद ही बोल रहा है अपॉइंटमेंट हो जाएगी, तो मैं कहीं और क्यों कहीं और क्यों मेरी एप्लीकेशन दूं ना, वेट करता हूँ ये लोग अपॉइंटमेंट लेटर भेजेंगे। वो वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर आया ही नहीं। पता चला कि कमिटी ने किसी और को एज अ हेडमास्टर अपॉइंट कर दिया। तो मिस्टर पॉवेल को बहुत गुस्सा आ गया कि अरे ये क्या बात हुई, तुम तो मुझे अपॉइंट करने वाले थे ना, फिर अब तुमने किसी और को अपॉइंट कर दिया, ऐसे कैसे चलेगा। मिस्टर ली ने खास मुझे आकर बताया है
कि आई विल बी अपॉइंटेड एज द हेड मास्टर, फिर मैंने कहीं और अप्लाई नहीं किया, तो वहां पे मैं सैलरी कमा लेता ना, मेरा काम चालू हो जाता। मैं तो 2 महीने तुम्हारे लेटर की वेट कर रहा था। I lost the opportunity, I lost the salary I could have earned in those 2 months. तो तुम मुझे पैसे दो चलो। मिस्टर पॉवेल ने ली के अगेंस्ट केस कर लिया। तूने बताया था ना कि मेरा एक्सेप्टेंस हो गया, तो अब आई लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग सैलरी फॉर 2 मंथ्स, तो तू मुझे वो सब भर के दे चल। मिस्टर पॉवेल ने केस कर दिया। केस बनता है क्या? केस बनेगा? बोलो। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, देयर इज नो एक्सेप्टेंस। ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मिस्टर ली के पास अथॉरिटी थी ही नहीं टू एक्सेप्ट, टू कम्युनिकेट। हम कम्युनिकेशन की बात करें तो उस पे देखते हैं। ही हैड नो अथॉरिटी टू कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस। कमिटी के पास राइट थी ना, इसके पास नहीं। कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्या इसके पास कम्युनिकेशन की राइट थी? नहीं, ये कम्युनिकेट नहीं कर सकता था, तो फिर ये वैलिड कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं ना, एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं। जब इसका ऑफर एक्सेप्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि इसके पास अथॉरिटी नहीं थी ना टू कम्युनिकेट। जब ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, तो काहे के डैमेजेस? डैमेजेस तो तब मिलेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो तो है ही नहीं। तो मिस्टर पॉवेल ने इन पे केस कर दिया था, दे अपॉइंटेड समवन एल्स। योर सूट इज नॉट मेंटेनेबल as there had been no authorized communication of intention to contract on part of the committee. आपका आंसर परफेक्ट है, सही है। P suit is not maintainable as there had been no authorized communication of intention to contract on part of the committee or authorized person. ना कमिटी ना ऑथराइज्ड पर्सन ने कम्युनिकेशन किया था, तो तुम्हारा सूट मेंटेनेबल नहीं है। आप यहां पर एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, कम्युनिकेशन वॉज neither by committee nor by authorized person। ना कमिटी ना ऑथराइज्ड पर्सन ने एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन किया था, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस है ही नहीं। दिस इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, तो कोई डैमेजेस ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। पॉवेल वर्सेस ली, ये नाम आपको लर्न करना है। ये केस के जो फैक्ट्स हैं ये भी आपको लर्न करने हैं, बट यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। हाँ, ये आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई ऐसे वर्ड टू वर्ड सेम होना जरूरी नहीं है। अगर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आता है ना इस पे,
तो आपको फैक्ट्स और जजमेंट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें और कुछ खास लिखने जैसा है ही नहीं। अगर ये पर्टिकुलर प्रोविजन पे केस आता है ना, क्वेश्चन आता है, तो बस आपके पास इतना ही है लिखने के लिए। जो इतना सफिशिएंट नहीं होगा तो फिर आप केस लॉ लिख देना। नेक्स्ट क्या है? साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मन में सोचा, मन में ख्याल था, मन में मैंने एक्सेप्ट भी किया, बस बोलना रह गया। अरे कम्युनिकेशन तो करो, वर्ड से, एक्शन से, कैसे तो बताओ। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय वर्ड्स और एक्शन। as mere uncommunicated or mental acceptance is not valid acceptance। मन में सोचा, अरे लेकिन बोला क्या, कम्युनिकेशन किया क्या, दैट्स नॉट वैलिड ना, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं। वर्ड्स एज इट इज लर्न करने हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड आइदर बाय वर्ड्स और एक्शन एज मियर अनकम्युनिकेटेड, अनकम्युनिकेटेड मतलब सोचा बोला ही नहीं। मेंटल एक्सेप्टेंस मन में सोचा बताया ही नहीं, दैट्स नॉट वैलिड। अब ये देखो, एक बहुत ही सुंदर केस लॉ है यहाँ पर, फेल्टहाउस वर्सेस बेंडली। नाम याद रखना है आपको, नाम याद रखना है, फैक्ट्स ओन वर्ड्स में ही लिखने हैं, ठीक है, अगर आए तो, बट नेम इज इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना है, ठीक है, नेम इज इंपॉर्टेंट। अब ये स्टोरी क्या है देखो, एक अंकल फेल्ट हाउस था और एक नेफ्यू फेल्ट हाउस था, ठीक है, अंकल एंड नेफ्यू फेल्ट हाउस। अच्छा अभी ये ध्यान में रखो, चलो। अंकल जो है ना, लंदन के एक बहुत बड़े बिल्डर थे, उनको अपने नेफ्यू का हॉर्स खरीदना था, तो वो अपने नेफ्यू को एक लेटर लिखते हैं, आई वॉन्ट टू बाय योर हॉर्स, इफ आई हियर नो मोर अबाउट हिम आई विल कंसिडर द हॉर्स माइन एट 30 pounds and 15 pence। ठीक है, उन्होंने एक लेटर लिखा कि मुझे तेरा हॉर्स खरीदना है, इफ आई हियर नो मोर अबाउट हिम, अगर तूने कुछ नहीं बताया तो मैं मान लूंगा कि वो हॉर्स मेरा है एट 13 pounds and 15 pence। अब जो नेफ्यू था ना, नेफ्यू फेल्ट हाउस, उसने ऑलरेडी ये हॉर्स ऑक्शन करने के लिए डाल दिया था मिस्टर बिंडली के पास। जैसे ही उसने अपने अंकल का लेटर पढ़ा, अरे अंकल को ये हॉर्स खरीदना है, वो भागते भागते ऑक्शनियर मिस्टर बेंडली के पास पड़ा, अरे मिस्टर बेंडली रुक जाओ रुक जाओ, हॉर्स मत बेचना, मैंने ऑलरेडी ये हॉर्स अपने अंकल को बेच दिया है, डू नॉट सेल दिस हॉर्स, इट इज ऑलरेडी सोल्ड। ठीक है, ये उसने पहले बोला था, बट लेटर मिस्टर बेंडली जब सब ऑक्शंस कर रहे थे ना, वो भूल गए और उन्होंने बोला ओ आई जस्ट सोल्ड इट, मतलब वो भूल, पहले मैंने उनको बताया था प्लीज मत सेल करना मत सेल करना, अरे ये भूल गए यार, और फिर बाद में उन्होंने गलती से बेच दिया, फिर उनको याद आया अरे इसने बोला था नहीं बेचना, हॉर्स तो बिक गया। अब मिस्टर फेल्ट हाउस, जो अंकल फेल्ट हाउस थे ना, उनको गुस्सा आ गया, नेफ्यू मैंने तेरे को बोला था ना मत बेचना, फिर भी तूने बेच दिया, नहीं नहीं ये सेल वैलिड है ही नहीं, मैंने पहले ही इसको बोला था, मैंने इसको पहले ही बोला था इफ आई हियर नो मोर अबाउट द हॉर्स तो वो मेरा हो जाएगा, मैंने इसको पहले ही बोला था, अभी मिस्टर बेंडली ने गलती से सेल कर दिया तो मैं क्या करूं, मैं ही ओनर हूं। अंकल फेल्ट हाउस इज क्लेमिंग द ओनरशिप ऑफ द हाउस ऑफ द हॉर्स। अब आप मेरे को बताओ, क्या अंकल फेल्ट हाउस ओनर है? दूसरा सवाल, इज द सेल बाय मिस्टर बिंडली वैलिड? दो सवाल है मेरे, बताओ चलो।
Is the Uncle Feldhaus the owner? I want everyone to answer. Is Uncle the owner? अंकल ओनर नहीं है। नो। क्यों नहीं है ओनर? बिकॉज एक्सेप्टेंस वॉज नॉट कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस वॉज नॉट कम्युनिकेटेड। कहाँ फेल्ट हाउस को बताया था हमने कि हाँ तुझे हमने ये सेल कर, इसने तो अपने मन में सोचा था और मिस्टर बिंडली को जाके बोला कि नहीं नहीं हॉर्स मैंने ऑलरेडी बेच दिया हुआ है। उसके मन में था ये। क्या उसने अपने अंकल को बोला था इसके बारे में कि हाँ अंकल ठीक है मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता हूँ? नहीं बोला था ना। दूसरा सवाल, इज द सेल बाय मिस्टर बेंडली वैलिड? यस, सेल बाय मिस्टर बेंडली इज वैलिड क्योंकि अंकल को तो ओनरशिप गई ही नहीं थी। हाँ, अभी ये जो नेफ्यू है ना, ये नेफ्यू का और ये जो बिंडली है मिस्टर बिंडली एजेंट ऑक्शनियर, ठीक है, इनके बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं जो बोलूंगा तू वैसे ही करेगा। तो ये प्रिंसिपल है और ये एजेंट है। अब मेरे मना करने पर भी उसने आगे गुड्स सेल कर दिए तो लॉ बोलता है सेल बाय मिस्टर बिंडली तो वैलिड हो जाएगी, लेकिन उसने नेफ्यू की बात नहीं मानी ना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए, तो नेफ्यू मिस्टर बिंडली पे अलग से केस कर सकता है अगर कोई नुकसान हुआ है उसको तो। यस, लेकिन लॉ बोलता है सामने वाली पार्टी को तो नहीं पता था ना इसके बारे में, तो सेल तो वैलिड हो जाएगी क्योंकि सामने वाली पार्टी ने गुड फेथ में लिया होगा, उसको थोड़ी ना ये रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता। और अंकल ओनर भी नहीं था तो इसके पास ओनरशिप ट्रांसफर करने की राइट थी, वो ओनर भी नहीं था ना। तो इन दिस केस लॉ बोलता है कि इसने जो सेल की थी ना, फर्दर सेल, वो तो वैलिड है, लेकिन नेफ्यू उससे डैमेजेस ले सकता है अगर उसको कुछ हुए कि तूने मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की, वो एक अलग से केस होगा। सो यस, सेल बाय मिस्टर बिंडली इज वैलिड। अच्छा, ये पर्टिकुलर केस लॉ में एक और एरर तो नहीं बोल सकती, एक और इश्यू है। तो वो क्या इश्यू है मुझे बताओ। एक और इश्यू, मतलब ये तो ठीक है, ये एक्सेप्टेंस का तो हमने पढ़ लिया, एक और इश्यू है, क्या वो आप मुझे बता सकते हो आइडेंटिफाई करके? देयर इज वन मोर इश्यू।
सोचो, फैक्ट्स देखो, आपको आएगा आंसर। क्या है वो इशू? परफेक्टली आइडेंटिफाइड, वेरी गुड, करेक्ट। अंकल क्या बोलता है? इफ आई हियर नो मोर अबाउट हिम आई विल कंसिडर द हॉर्स माइन at 30 pounds and 15 pence। आप ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हो। Offer cannot contain a term the non-compliance of which amounts to acceptance। ऑफरर ये नहीं बोल सकता कि अगर ऑफर तुमने ये टाइम तक एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया। ऐसे कैसे? एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। आप ऐसे कैसे मान सकते हो कि भाई 3 दिन के बाद आई विल अज्यूम दैट यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर? ऑफरर के नॉट से ना that if the offer is not accepted within a certain period of time I will assume that it is accepted। ये भी एक इशू है। ठीक है, आप यहां पर लिख सकते हो ऑफर must not contain a term the non-compliance of which amounts to acceptance। आप लिखो यहां पर। तो कहना है ये अंकल का एक्चुअली ऑफर देना वैलिड ही नहीं था, ऑफर ही वैलिड नहीं था ना। दिस implies that offer by Mr. Bindley was not valid। मतलब ऑफर ही वैलिड नहीं था। ठीक है, ऑफर ही वैलिड नहीं है ये तो। डन राइटिंग। अभी देख जजमेंट क्या पास हुई थी। फेल्ट हाउस ने क्लेम किया कि नहीं ये तो मेरा हॉर्स है। तो हमने क्या बोला? नहीं नहीं, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, therefore sale by Mr. Bindley is valid, he cannot be sued upon। ठीक है, although the nephew was interested in completing the sale there was no communication। उसने अंकल को बताया नहीं कि आपका ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है। Therefore sale by Mr. Bindley is valid, he cannot be sued upon। फेल्ट हाउस ने बेंडली पे जो केस किया था वो केस बना ही नहीं। फिर आप केस नहीं कर सकते, सेल वैलिड है। मैंने क्या बताया? साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ना, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए। लेकिन कभी कभार, मतलब ऐसे बहुत रेयरली, समटाइम्स इफ द ऑफरी has in his previous conduct indicated that silence is the evidence of acceptance then it will amount to acceptance। मैम कुछ नहीं समझा। अब ऑफरी ने
अपने प्रीवियस कंडक्ट से ये जताया था कि मेरे साइलेंस में मेरी हाँ है, तो फिर यहां पर साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस होगा। ये एक एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, ए ने एक वीकली मैगजीन को सब्सक्राइब किया था फॉर 1 ईयर। मतलब वो जो मैगजीन वाले थे ना, वो हर हफ्ते मैगजीन डाल के जाते थे। ये 1 साल के लिए मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था, ठीक है। तो ईयरली सब्सक्रिप्शन लिया, हर हफ्ते मैगजीन आती थी। अब 1 साल खत्म हो गया, लेकिन मैगजीन कंपनी कंटिन्यूड टू सेंड मैगजीन इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, और ये भी पढ़ता गया, इसने भी रोका नहीं। 5 साल बीत गए। फिर मैगजीन कंपनी को ध्यान में आया, अरे 5 साल हो गए, इसने पैसे ही नहीं दिए। ए कंटिन्यूड टू यूज द मैगजीन। 5 साल हो गए, इसने पैसे नहीं दिए। इन्होंने, मैगजीन कंपनी ने तो मांगे भी नहीं। फिर जब मांगे तो ए बोलता है, तुम ही लोग भेजते जा रहे थे, मैंने थोड़ी ना बोला था, तुम लोग ही भेजते जा रहे थे, मैं नहीं दूंगा पैसे। तो ए कंटिन्यूड टू यूज द मैगजीन्स, बट ही रिफ्यूज टू सेंड द बिल्स, पे द बिल सेंड टू हिम। बोलते मैंने थोड़ी ना बोला था, तुम ही भेजते जा रहे थे, मैं क्यों पे करूं, मना कर दिया। पे करना पड़ेगा क्या उसको, सोच के बताओ तो। पे करना पड़ेगा। बोल सकते हो इसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्टेंस उसके कंडक्ट से मालूम पड़ गई, वो पढ़ता गया, ये भेजते गए, ये पढ़ता गया। तो क्या यहां पर साइलेंस एक्सेप्टेंस दिखाता है? साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ ए, क्या ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा? वैसे तो नहीं होता ना, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए। लेकिन क्या यहां पर ए का साइलेंस उसकी एक्सेप्टेंस दिखा रहा है? आंसर इज यस। आपने अगर सर्विसेज यूज किए हैं तो पे तो करना पड़ेगा ना। तो कैन वी से दिस इज इम्प्लाइड बाय लॉ, एक तरीके का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यस, ही इज लायबल। ठीक है, तो साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ ए amounts to acceptance. Silence amounts to acceptance. हमने नेटफ्लिक्स, amazon इनकी सब्सक्रिप्शंस लेके रखी हुई हैं। यस, नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेते हैं। आपने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ली हुई है। हर महीने आपके अकाउंट से 99 रुपीज, वन नहीं, 99 नहीं, 199 है ना सिंगल डिवाइस। हर महीने आपके अकाउंट से 199 रुपीज कट जाते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं काटते, वो आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि आपकी सब्सक्रिप्शन ड्यू है, अगर आपको कैंसिल करना है तो कर लो, वरना पैसे कट जाएंगे ये डेट पे। आप कुछ नहीं करते। आपका साइलेंस आपकी एक्सेप्टेंस दिखा रहा है ना कि हाँ ठीक है, काट दे, मेरे को तो कंटिन्यू करना है। तो आपका प्रीवियस कंडक्ट मतलब आपने सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं की, हमने रिमाइंडर भेजा था, करना है तो करो, वरना पैसे कट जाएंगे। ये तो कर्टेसी कॉल होती है जैसे ना। सो इन दिस केस आपने कुछ भी नहीं बोला, मतलब आपका साइलेंस आपकी एक्सेप्टेंस दिखा रहा है कि आपको नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू रखनी है। बैंक भी भेजता है कि देखो आपने ऑटो पे लगा के रखा हुआ है, ये डेट पे पैसे कट जाएंगे, आपको कैंसिल करनी है तो रिमाइंडर भेजते हैं वो। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा साइलेंस मेरी एक्सेप्टेंस दिखाता है, पैसे कट जाएंगे। तो कभी कभार, ओके, समटाइम्स साइलेंस शोज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मोड स्पेसिफाइड। अगर कोई मोड स्पेसिफाइड है तो एक्सेप्टेंस वैसे दो। इसका ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास, वो कर लेते हैं।
मैंने ऑलरेडी वो लिखा था इधर। हम्म, ये देखो, एक्स ऑफर्स टू सेल हिज मोटरसाइकिल। ये मैं आपको टाइम दूंगी लिखने का, कॉपी करने का, बट मुझे पहले एक्सप्लेन करने दो, फिर आप समझ के लिखना, ठीक है। एक्स ने वाई को अपनी मोटरसाइकिल का ऑफर दिया, विल यू बाय इट फॉर 20,000, लेकिन शर्त रखी, आपको अपना एक्सेप्टेंस कुरियर से ही भेजना है। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस स्पेसिफाइड था। तो एक्स ने वाई को अपनी मोटरसाइकिल का ऑफर दिया और बोला एक्सेप्टेंस कुरियर से ही भेजना। अब वाई ने अगर कुरियर भेज दिया, हैप्पी सिचुएशन, जो बोला था वैसे ही किया। प्रॉब्लम तो तब आएगी ना जब ये अपना एक्सेप्टेंस रेगुलर पोस्ट से देता है, ठीक है, रेगुलर पोस्ट से भेजता है। तो कैन आई से कि मैंने तो कुरियर मांगा था, ये रेगुलर पोस्ट से भेज देता, तो ये एक तरीके का काउंटर ऑफर हुआ, मान सकते हो। अगर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है मैम क्या ये काउंटर ऑफर होगा, मान सकते हो, ठीक है। अब वाई ने रेगुलर पोस्ट भेजा। अरे यार तेरे को बोला था ना कुरियर भेजना, तूने रेगुलर पोस्ट क्यों भेजा? एक्स के पास दो ऑप्शंस हैं। जैसे काउंटर ऑफर में दो ऑप्शंस होती है ना, या तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं, चल ठीक है यार, बिक तो गई ना मोटरसाइकिल, मैंने कुरियर मांगा था, मैंने तो कुरियर मांगा था, ये रेगुलर पोस्ट भेज देता है, फिर भी ठीक है यार, चल बिक तो गई ना मेरी मोटरसाइकिल, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है अदर मोड। लेकिन एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, फिर बाद में आप कैंसिल नहीं कर सकते ये बोल के नहीं मैंने अभी अपना माइंड चेंज कर लिया, अभी मुझे कैंसिल करना है। अरे आपने एक्सेप्ट किया था ना वो अदर मोड, फिर बाद में जाके आप कैंसिल नहीं कर सकते ये बोल के कि नहीं मैंने तो कुरियर मांगा था तो इसने तो पोस्ट भेज दिया, कैंसिल करना था तो पहले ही करना चाहिए था। लेटर यू कैन नॉट कैंसिल योर एक्सेप्टेंस। अगर आपने वो अदर मोड एक्सेप्ट कर लिया तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन हमने कुरियर मांगा था, वो रेगुलर पोस्ट भेज देता है, नहीं चाहिए मुझे, मैंने कुरियर ही मांगा था ना, सन की पर्सन, नहीं नहीं कुरियर मांगा था, कुरियर ही चाहिए, पोस्ट नहीं चलेगा। ही रिजेक्ट्स द एक्सेप्टेंस बाय रेगुलर पोस्ट। आपको रिजेक्ट करना है कर लो, लेकिन रिजेक्शन रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। अगर आपने रीजनेबल टाइम में रिजेक्ट नहीं किया देन दैट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक बार फिर से करेंगे। एक्स ने वाई को मोटरसाइकिल का ऑफर दिया, बोलता है तेरा एक्सेप्टेंस मेरे को कुरियर से ही चाहिए, मोड स्पेसिफाई किया हुआ है। अगर वाई कुरियर भेज देता है बहुत अच्छी बात है, प्रॉब्लम तो तब आएगी जब वो रेगुलर पोस्ट भेजता है। रेगुलर पोस्ट भेजना अमाउंट्स टू काउंटर ऑफर। अब एक्स के पास ऑप्शंस है, देख एक्स, देखो ये एक्सेप्ट करना है तो कर ले वरना रिजेक्ट कर देना। ये बोलता नहीं ठीक है चल कोई बात नहीं एक्सेप्ट कर ले, तो मैं बहुत काइंड हार्टेड हूं। आप अगर एक बार वो अदर मोड एक्सेप्ट कर लेते हो तो बाद में आप कैंसिल नहीं कर सकते ये बोल के कि नहीं तेरे से कुरियर मंगवाया था तूने पोस्ट क्यों भेजा। कैंसिल करना है तो पहले ही करना चाहिए था, बाद में नहीं कर सकते। अगर आपने अदर मोड एक्सेप्ट कर लिया तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। हाँ मेरे पास रिजेक्शन का भी ऑफर, मैं सन की हूँ, क्रेजी हूँ, मैंने कुरियर मांगा था, मेरे को तो कुरियर ही चाहिए। ही रिजेक्ट्स द अदर मोड। रिजेक्शन करना है ना कर लो कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाली पार्टी को बताओ तो सही कि मैंने तेरा एक्सेप्टेंस नहीं लिया, मुझे ये नहीं चाहिए। आप रिजेक्ट कर रहे हो तो उसको बताओ तो सही। रिजेक्शन मस्ट बी विद इन अ रीजनेबल टाइम। आपने अगर उसको इन्फॉर्म नहीं किया
देन दैट विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। फिर तो आपको वो अदर मोड एक्सेप्ट करके उसको मोटरसाइकिल बेचनी ही पड़ेगी। ओके, ये आप लिख लो, आपका एक्चुअली पूरा कॉन्सेप्ट इसी में कवर हो गया है। लिखो चलो। और नोटबुक के जो भी पेज पे आप ये लिख रहे हो उसका रेफरेंस टेक्स्ट बुक में दे देना कि नोटबुक के ये पेज पे मैंने चार्ट लिखा है। यूज डिफरेंट कलर पेन जैसे मैंने यूज किया ना। ओके चलो, ये जो पूरा प्रोविजन था वो मैंने कवर कर लिया है। अगर मोड प्रिस्क्राइब्ड है, प्रपोजल में मोड प्रिस्क्राइब्ड है, तो उसी मैनर में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं कुछ भी बताया है, इट डज नॉट स्पेसिफाई, तो कोई यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर में आपको वो एक्सेप्टेंस देना है। कुछ भी नहीं लिखा है तो आप ओरली दे दो, राइटिंग में दे दो, आपकी मर्जी है। रीजनेबल क्या है वो तो लॉ में डिफाइन ही नहीं किया है, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। यस, ऑफरर के पास ऑप्शंस हैं, या तो तुम एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर लो। द डिविएटेड एक्सेप्टेंस, डिविएटेड मतलब जैसा बोला था वैसा एक्सेप्टेंस नहीं किया। मैंने बोला था कि तू कुरियर से भेजना, उसने रेगुलर पोस्ट से भेजा, दैट इज डिविएटेड एक्सेप्टेंस। अगर वो मान लेता है कि चल ठीक है यार कोई बात नहीं,
If he accepts the deviated acceptance, then a valid contract is concluded. लेकिन वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं मैंने तेको बोला था कुरियर भेजना, मैं ये क्यों एक्सेप्ट करूं? तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन अ रीजनेबल टाइम कि भाई मैंने आपका एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर वो इंसिस्ट नहीं करता, अगर वो ये रिजेक्शन कम्युनिकेट नहीं करता, he will be deemed to have accepted that other mode. Everything was covered in your note. Time. अगर एक्सेप्टेंस का टाइम दिया है तो वही टाइम में एक्सेप्ट करो। जैसे ए ने बी को अपनी कार का ऑफर दिया कि भाई तुझे मेरी कार 5 लाख में खरीदनी है क्या, प्लीज 7 डेज में रिप्लाई कर देना। जब टाइम दिया है तो उसी टाइम में एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। बी थर्ड डे पे यस बोल देता है, वेरी गुड, टाइम पे आपने यस बोल दिया, ऑफर जो है वो एक्सेप्ट हो गया। अपना बी जो है ना एकदम आराम मस्त है, 10th डे पे आता है, 10th डे बोलते हैं हाँ ठीक है अब मुझे एक्सेप्ट करना, कर ही नहीं सकते, टाइम खत्म हो गया, ऑफर खत्म। दिस एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड, टाइम खत्म हो गया ना, ऑफर लैप्स हो जाएगा, ऑफर खत्म हो जाता है। लैप्स मतलब इट कम्स टू एन एंड। तो अगर टाइम दिया है, प्रिस्क्राइब टाइम दिया है, तो वही टाइम में दो एक्सेप्टेंस। कुछ भी नहीं किया मैम, कुछ प्रिस्क्राइब किया ही नहीं है, कोई प्रिस्क्राइब टाइम नहीं किया है। अरे टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया तो रीजनेबल में करो ना, ये स्टैंडर्ड रूल है। टाइम दिया है तो उसी टाइम में काम करो, नहीं दिया तो रीजनेबल टाइम में करो। व्हाट इज रीजनेबल पता ही नहीं, वो तो डिफाइन ही नहीं किया। इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। रीजनेबल टाइम is not defined in law. It depends on the facts and circumstances of the case. अब देखो, X ने Y को जून के महीने में ऑफर दिया था, जून में ऑफर दिया था। क्या Y जो दिसंबर में एक्सेप्टेंस दे रहा है, क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस है? आप बताओ मेरे को, मैं कुछ नहीं बोलती, आप देखो रीजनेबल है क्या। जून के महीने में इसने ऑफर दिया था और Y दिसंबर के महीने में अपना एक्सेप्टेंस देता है। आप बोलो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? नॉट वैलिड। क्यों? ये थोड़ी ना रीजनेबल टाइम है, 6 महीना, 6 months is not a reasonable time for acceptance। ये रीजनेबल थोड़ी ना है, ये रीजनेबल नहीं। एग्जैक्टली, इट्स अ प्रीटी लॉन्ग टाइम, इट्स नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस। करेक्ट। Next rule is that acceptance must be given before the offer lapses. Lapse का मतलब होता है to come to an end. Lapse मतलब खत्म हो जाना। Acceptance must be given before the offer lapses or is withdrawn. अब लैप्स का क्या क्या एग्जाम्पल होगा? एक्स ने वाई को अपनी कार ऑफर की कि तुझे मेरी कार खरीदनी है क्या, 7 डेज में रिप्लाई करना। वाई 10th डे पे रिप्लाई करता है, बोलो नहीं कर सकता,
टाइम खत्म हो चुका है, टाइम इज ओवर, ऑफर लैप्सेस। 7th डे को जैसे ही टाइम खत्म हो गया, ऑफर लैप्स हो गया, खत्म हो गया भाई, अभी तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब सेल लगी हुई है, लास्ट डेट 30th है, 30th ऑफ दिस मंथ। आप चले गए अगले महीने की 20 तारीख को, बोला नहीं मुझे वही डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए, मेरे को तभी टाइम नहीं था, मैं नहीं आ पाया। भैया सेल खत्म हो गई है, ऑफर लैप्स हो चुका है, अब आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं मिलेंगे गुड्स। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर इज विड्रॉन। विड्रॉन का ये एग्जाम्पल है। एक्स ने ऑफर किया टू वाई दैट आई वांट टू सेल माय कार, फिर उसने ये ऑफर को स्पीड पोस्ट से विड्रॉ कर लिया। पहले मैंने ऑफर दिया, मैंने विड्रॉ भी कर लिया। वाई को ये विड्रॉल के बारे में टाइम से पता चल गया। एक्स विड्रू द ऑफर विच वॉज ड्यूली रिसीव्ड बाय वाई। वाई को विड्रॉल के बारे में पता चल गया था। वो तो बोलता है मैं नहीं मानता इन सब चीजों को, मैं तो अपना एक्सेप्टेंस दूंगा। Y sent his acceptance, okay, after the receipt of the post. Y sent his acceptance to X, भाई मैं तो दूंगा अपना एक्सेप्टेंस। क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड होगा? आप बताओ, इज इट वैलिड? इज दैट एक्सेप्टेंस वैलिड? बोलो। नहीं वैलिड है ना, ऑफर दिया था, वो विड्रॉ हो गया, आपको पता भी है उसके बारे में, फिर भी आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, नहीं है। आपको अपना एक्सेप्टेंस विड्रॉल के पहले देना चाहिए था। दिस नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस। Acceptance is invalid because it was made after the offer was withdrawn. लास्ट में आपका एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस हो सकती है, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। इट मे बी बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। रिटन में आप लेटर भेजो, फैक्स भेजो, ईमेल भेजो, ओरल में आप टेलीफोन, फेस टू फेस, कैसे भी कर सकते हो। इम्प्लाइड मतलब एक्शन से पता चलेगा, जैसे बस रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट, ठीक है, बस इज रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट, पैसेंजर बोर्ड्स द बस, दैट इज एक्सेप्टेंस। वर्ड्स तो यूज ही नहीं हुए, उसके एक्शन से ही पता चल गया। अब उसको पैसे तो देने पड़ेंगे, ही इज बाउंड टू पे द फेयर। ड्रॉपिंग अ कॉइन इन द वेइंग मशीन, भाई मुझे मेरा वजन बताओ, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेंस। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, यस, हमने ये डिस्कस किया था केस लॉ। शी परचेज द प्रोडक्ट, यूज्ड इट एज पर द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन, दैट शोज एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्टेंस है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक। तो कभी कभार acceptance can be made otherwise than in words. Words are not used. It is inferred from the conduct of the parties or circumstances of the case. तो ये थे हमारे सारे essential elements of a valid acceptance. सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी, फिर एसेंशियल एलिमेंट्स की हेड पॉइंट्स लर्न कर लेते हैं, ठीक है। चलो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, जैसा ऑफर दिया है वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट करो,
कोई चेंज मत करना, वो करोगे ना तो काउंटर ऑफर हो जाता है, दैट्स नॉट एक्सेप्टेंस, इट्स अ न्यू ऑफर ऑल टुगेदर. Acceptance must be absolute and unconditional. Section 7. Acceptance must be given only by the person to whom the offer is made. अगर specific offer है तो जिसे ऑफर दिया है वही एक्सेप्ट कर सकता है. जनरल ऑफर तो कोई भी एक्सेप्ट करेगा जिसको नॉलेज है. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. ऑफर ही तू खुद कर ले या किसी ऑथराइज पर्सन से करवा ले. पॉवेल वर्सेस ली पढ़ा हमने. साइलेंस does not amount to acceptance. Acceptance must be properly communicated. Acceptance must be in the mode specified. Acceptance must be given either within the specified time or reasonable time. Acceptance must be given before the offer lapses, before it comes to an end. Offer may be expressed, acceptance may be expressed or it may be implied. Expressed means by words, oral or written. Implied means from the action or conduct of the parties. सेक्शन 9 हमने implied पढ़ा था, express भी पढ़ा था. express contract, express offer, express acceptance सब सेक्शन 9 में है. implied भी. अच्छा, एक डाउट आया है. In Lalman Shukla versus Gauri Dutt, is it an example of implied acceptance, assuming Lalman knew about the offer? अगर उसको रिवॉर्ड के बारे में पता था, ठीक है, और वो चला जाता है, then that is implied acceptance. Offer of reward, that is express offer, उसको पता होना चाहिए, then yes, it's implied acceptance. His action of finding the daughter and going and finding, that's implied acceptance. तो गाइस, इसी के साथ हमारा आप एक्चुअली उसको क्लासिफाई तो नहीं कर पाओगे, बिकॉज एक्सप्रेस में आपका ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों एक्सप्रेसली ही होता है. तो यू कैन अज्यूम इट इज पार्टली एक्सप्रेस्ड पार्टली इम्प्लाइड, ऐसे आपको करना पड़ेगा. पार्टली एक्सप्रेस्ड पार्टली इम्प्लाइड. ओके, so guys, that was all about acceptance of the offer. एक्सेप्टेंस के बाद ही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट लेट अस डिस्कस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस.